this video. This is class 10th SST. Today we'll discuss about the chapter number 1, power sharing in civics. So let's start this video. तो फर्स्ट चैप्टर आपका है पावर शेयरिंग। जैसा कि इसके वर्ड से पता चल रहा है, पावर मीन्स होता है शक्तियाँ और शेयरिंग मीन्स बांटना या साझेदारी करना, किसी को दे देना। तो एक तरह से कह सकते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग, पावर शेयर करना, अपनी शक्तियों को दूसरे के साथ साझा करना। इन 9th क्लास यू हैव स्टडीड दैट इन डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर एमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है और डेमोक्रेसी की जो शक्ति है वो सरकार के किसी एक विशेष हिस्से पर नहीं रहती है। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर एमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए वास्तव में बुद्धिमत्ता से भरी हुई शेयरिंग ये है कि उस पावर को शेयर किया जाए। लेजिस्लेचर आपका कहते हैं विधानमंडल को, एग्जीक्यूटिव कहते हैं प्रबंधकारिणी समिति को, और जुडिशरी न्यायपालिका में। तो इस तरह से शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी की डिज़ाइनिंग के लिए। इन दिस चैप्टर द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज़ एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, drawing parallels between the story of Belgium and Sri Lanka. Also you will learn the different forms of power sharing. तो इस अध्याय में जो पावर शेयरिंग का विचार है इज एक्सप्लेन्ड, उसको वर्णन किया गया है डिटेल में। और ड्राइंग पैरेलल्स बिटवीन द स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, और श्रीलंका बेल्जियम के बीच में क्या अंतर हैं उनको भी यहाँ डिस्कस किया गया है। ऑल्सो यू विल लर्न द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और यहाँ पर आप पावर शेयरिंग के विभिन्न फॉर्म्स को का भी अध्ययन करेंगे, इसके प्रारूपों का भी अध्ययन करेंगे। स्टोरी देखते हैं बेल्जियम की क्या है। बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन यूरोप विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। जो बेल्जियम है वो एक बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो लगभग 1 करोड़ है। जो हमारा जो हरियाणा प्रदेश है उसकी पॉपुलेशन का आधा मान लीजिए, ये यूरोप में है ये कंट्री। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% स्पीक्स डच लैंग्वेज, 40% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच एंड रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन। इसमें कई भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं इस देश में। इसमें पॉपुलेशन का 59% जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% पीपल फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और बचे हुए 1% जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। लुक एट द मैप बिलो टू नो द लैंग्वेज वेरिएशन ऑफ बेल्जियम। नीचे एक ये मैप दिया गया है, इस मैप में हम इस मैप के द्वारा ये समझ सकते हैं कौन कौन से लोग किस लैंग्वेज को बोलते हैं और किसकी संख्या अधिक है। इसको देखेंगे और इसकी स्टडी करेंगे। अब जर्मन स्पीकिंग पीपल कौन से हैं, फ्रेंच या डच बोलने वाले, यहाँ पर नीचे बताया गया है, इसकी स्टडी हम करेंगे। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी was rich and powerful, so they got the benefit of economic development and education. तो यहाँ पर हमने देखा जो सबसे अधिक जो लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, माइनॉरिटी का मतलब है अत्यधिक संख्या जिनकी होती है। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो फ्रेंच बोलते हैं लोग, बाच रिच एंड पावरफुल, वो बहुत धनी होते थे, शक्तिशाली होते थे। सो दे गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, इसलिए उन्होंने कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और शिक्षा का, एजुकेशन का फ़ायदा उन लोगों ने उठाया।
This created tensions between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. सो इसकी वजह से जो है टेंशन हो जाती है, लोगों में विरोध उत्पन्न हो जाता है, मनमुटाव हो जाते हैं किन लोगों में, डच स्पीकिंग पीपल में और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल में। ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, लगभग 1950 के दशक से 1960 के दशक तक उनमें जो है संघर्ष चलता रहता है। नेक्स्ट आपका है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन कहते हैं सामंजस्य को, इन बेल्जियम, बेल्जियम में सामंजस्य। इन बेल्जियम द गवर्नमेंट हैंडल्ड द कम्युनिटी डिफरेंस वेरी वेल। तो जो बेल्जियम में गवर्नमेंट है उसने इन कम्युनिटीज़ को, इन समुदायों को बड़े अच्छे और कह सकते हैं इनके डिफरेंस को बड़े अच्छी तरीके से हैंडल किया। बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियम लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 4 times and came up with a new model to run the government। तो 1970 से 1993 तक जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने संशोधन किया, अमेंडेड कहते हैं संशोधन करना, देयर कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान में लगभग 4 बार, एंड केम विद अ न्यू मॉडल टू रन द गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक नए मॉडल को लेकर आते हैं। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल। तो इस बेल्जियन मॉडल के कुछ फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं, कुछ तत्व बताए गए हैं, देखते हैं क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर ये वर्णन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो एक समान होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और कुछ मुख्य कह सकते हैं कुछ विशेष जो है कानून की आवश्यकता होगी इनको सपोर्ट करने के लिए, जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, जो अधिक संख्या में मेंबर्स हैं फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, इस प्रकार के जो ग्रुप या कह सकते हैं भाषा संबंधी जो ग्रुप हैं उनके लिए। दस नो सिंगल कमेटी कैन मेक डिसीजन अनिलेटरली। और कोई भी एक सिंगल जो कमेटी है, तो कोई भी कमेटी एक तरफ़ा डिसीजन नहीं लेगी। अनलिटरली का मतलब है एक तरफ़ा, तो कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी एक अपना एक तरफ़ा निर्णय नहीं ले सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो जो ब्रसेल्स हैं हैज सेपरेट, उसमें जो है सेपरेट गवर्नमेंट है, इन विच जिसमें बोथ कम्युनिटीज़, दोनों ही प्रकार के जो समुदाय हैं, हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों का ही समान नेतृत्व है ब्रसेल्स में। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और इस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के अतिरिक्त देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक तीसरी प्रकार की भी एक सरकार होगी। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाई पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। और ऐसी गवर्नमेंट का जो चुनाव है उन लोगों के द्वारा किया जाएगा जो किसी एक भाषिक समुदाय से संबंधित हैं। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, वो कोई भी हो सकते हैं, डच हो सकते हैं, फ्रेंच बोलने वाले हो सकते हैं, डच बोलने वाले या जर्मन बोलने वाले, नो मैटर वेयर दे लिव। और इसमें कोई बात नहीं है चाहे वो कहीं भी रहते हों। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। और इस गवर्नमेंट के पास वो शक्तियाँ होंगी जो आपकी कृषि से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और विभिन्न भाषाएं से संबंधित समस्याओं को सुलझा सकें। द बेल्जियम मॉडल वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़। ये बेल्जियम मॉडल जो था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, कह सकते हैं उलझा हुआ था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं हेल्प की। और जो सिविक स्ट्राइफ चल रहा था, सिविक जो संघर्ष चल रहा था दो कम्युनिटीज़ के बीच में, उसको सुलझाने में। नेक्स्ट आपका है स्टोरी ऑफ श्रीलंका। एक हमने बेल्जियम की बात कर ली है, अब आगे दूसरा जो इसमें कह सकते हैं डिस्कशन दिया है, दूसरा टॉपिक जो इसमें जो कंपैरिजन दिखाया है दो देशों का, जिसमें पावर शेयरिंग की गई है वहाँ की सिचुएशंस को, तो दूसरी जो कंट्री है वो श्रीलंका है। नाउ लेट्स
टेक अ सिचुएशन ऑफ अनदर कंट्री, चलिए देखते हैं दूसरी स्थिति, देखते हैं एक दूसरे देश की, श्रीलंका जिसका नाम, इट इज़ एन आइसलैंड नेशन हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़। तो ये जो एक आइसलैंड है, आइसलैंड नेशन है, इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जितना कि हरियाणा की कह सकते हैं पॉपुलेशन है। हमारे देश में जो एक स्टेट है हरियाणा, उसकी जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही इसकी है। श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन, इसमें जो कह सकते हैं डाइवर्स पॉपुलेशन है, जो वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें विभिन्नताएं हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स 74% एंड द तमिल स्पीकर्स 18%। तो इसमें जो ग्रुप हैं मुख्यतः एक तो सिन्हाला है और दूसरा तमिल स्पीकिंग पीपल हैं। जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो 74% हैं और तमिल स्पीकर्स 18% हैं। एमंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स, तमिलों के अंतर्गत 2 और ग्रुप इनके हैं, एक तो श्रीलंकन तमिल्स हैं और दूसरा इंडियन तमिल्स हैं। यू कैन सी द मैप बिलो टू नो द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका। नीचे एक मैप दिया गया है जिसको हम देखते हैं, ये मैप है। तो हम इसमें मैप को देखकर ये जान सकते हैं कि श्रीलंका में पॉपुलेशन को, जनसंख्या को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस तरह से बांटा गया है अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंतर्गत, अलग अलग समुदायों के अंतर्गत। इसको देखेंगे, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी enjoyed द बिगर मेजॉरिटी एंड imposed इट्स बिल ऑन द एंटायर कंट्री। तो इसमें जो सिन्हाला कम्युनिटी है जिसकी परसेंट सबसे ज़्यादा है, उसने जो है बिगर मेजॉरिटी के रूप में आनंद किया, यानी उनकी संख्या अधिक है, और इम्पोज्ड भी किया, थोप दिया अपने उस कह सकते हैं उस धर्म को, उस भाषा को, इट विल ऑन द एंटायर कंट्री, पूरे कह सकते हैं देश में, यानी पूरे देश में उन लोगों का ही दबदबा है क्योंकि उन लोगों की संख्या ज़्यादा है। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी कह सकते हैं एक तरह से बहुसंख्यावाद जो श्रीलंका में है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। तो श्रीलंका जो है 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में प्रस्तुत हुआ। द सिन्हाला कम्युनिटी वाज इन द मेजॉरिटी सो दे हैड फॉर्म द गवर्नमेंट। इसीलिए मैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो उसकी मेजॉरिटी है, उसकी संख्या अधिक है, इसलिए वो गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। दे ऑल्सो फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज़ that favored Sinhala applicants for university position and government jobs. They also followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. तो इन लोगों ने जो है प्रेफरेंशियल आपका बोलते हैं पक्षपातपूर्ण पॉलिसीज़ को, नीतियों को लागू किया जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर करती थी उनकी यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स में। These measures taken by the government gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lanka Tamils. तो जो गवर्नमेंट के द्वारा धीरे धीरे इंक्रीज़ किया गया उस फीलिंग को, जिसको हम कह सकते हैं भेदभाव से भरी हुई थी, जिसने लोगों के बीच में मतभेद को उत्पन्न किया, उन श्रीलंकाई जो तमिल्स थे उनके बीच में और ये सिन्हाला कम्युनिटीज़ के बीच में। यानी कि कहने का मतलब ये है, इस नीति से जो है जो श्रीलंकन तमिल थे उनकी मनोस्थिति खराब हुई। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो उनको ये महसूस हो गया, उनको ये फील हुआ कि जो संवैधानिक नियम कानून हैं या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो उनको डिनाइड करती हैं, उनको मना करती हैं, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, उनको कह सकते हैं एक बराबर राजनीतिक अधिकार प्राप्त न हो, ऐसी नीति उनको उस सरकार की लग रही है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट्स।
और डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं उनको, उनके प्रति कह सकते हैं पक्षपात कर रही हैं। गेटिंग जॉब्स, उनको जो नौकरियां मिलें उसके लिए, एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़, और उनके दूसरे अवसरों के लिए, एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट्स, और उनकी रुचियों को भी कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ड्यू टू विच द रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ बिकम पुअर। इसकी वजह से दोनों के बीच में, दोनों समुदायों के बीच में, सिन्हाला और तमिल के बीच में जो कह सकते हैं एक रिलेशनशिप था, जो कह सकते हैं एक व्यवहार था, एक तरह का रिलेशन था, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई, वो ख़राब होता चला गया। श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज़ एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो तमिल लोगों ने क्या है, एक नई पार्टी को लॉन्च कर दिया, संघर्ष शुरू कर दिया रिकॉग्नाइजेशन को लेकर के, अपनी पहचान को लेकर, जैसे कि वो एक तमिल थे एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसको ही उन्होंने एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाने की कोशिश की। और रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और उन्होंने ऐसे ही कह सकते हैं सुझाव देना शुरू किया, और कह सकते हैं उन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी को जन्म दिया, यानी स्वशासन को जन्म दिया, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और ये उन्होंने इसलिए किया ताकि उनको जो है कह सकते हैं एक समान जो है अवसर प्राप्त हों एजुकेशन के क्षेत्र में और नौकरियों के क्षेत्र में। बट देयर डिमांड वाज रिपीटेडली डिनाइड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन सरकार ने उनकी इस मांग को जो है ठुकरा दिया। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड टर्न इनटू अ सिविल वार। और उनके बीच में जो मतभेद थे दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, वो कहीं ना कहीं जो है बहुत अधिक फैल गए, और कह सकते हैं संघर्ष में बदल गए और सिविल वार में बदल गए। कॉन्फ्लिक्ट आपका कहते हैं संघर्ष। तो इस तरह से वहाँ की स्थिति जो थी वो काफ़ी ख़राब हो गई। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। तो इस संघर्ष में, इस लड़ाई में दोनों ही कम्युनिटीज़ के लगभग जो है कह सकते हैं थाउजेंड ऑफ पीपल जो है किल हो गए, मारे गए। मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज़। और बहुत से परिवारों पर ये दबाव उत्पन्न हो गया कि वे उस देश को छोड़ें और रिफ्यूजीज़ की तरह काम करें। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड। और बहुत से घर ऐसे हो गए जिनको क्या है अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने निवास स्थान को छोड़ना पड़ा। द सिविल वार एंडेड इन 2009। और ये सिविल वार अभी 2009 में ख़त्म हुआ है। एंड कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। जिसकी वजह से जो है जो वहाँ पर सोशल कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ थी वो बहुत ही कह सकते हैं बुरी स्थिति में पहुँच गई। काफ़ी भयानक स्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसरिंग दी गई है, इसको हम पढ़ लेते हैं। आप क्या सीखते हैं इस स्टोरी से, बेल्जियम और श्रीलंका की जो स्टोरीज़ हैं। बोथ कंट्रीज़ आर डेमोक्रेसी बट दे डिफर डेल्ट डिफरेंटली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। दोनों ही कंट्रीज़ में डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities and regions। तो बेल्जियम में लीडर्स को, वहाँ के जो नेता थे, उनको ये महसूस हो गया था कि कंट्रीज़ में यूनिटी अगर बनानी है तो ये तभी संभव हो सकता है जब दो अलग अलग प्रकार के जो समुदाय हैं उनमें आपस में जो है भाईचारा हो, सम्मान हो, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। दिस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स हो गए, वहाँ पर समझौते हुए पावर शेयरिंग को लेकर के। श्रीलंका सोच दैट, श्रीलंका ने ये दिखाया, इफ़ अ मेजॉरिटी कमिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री। यदि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है यानी बहुसंख्यक जो समाज है, अगर वह चाहता है दबाव से अपना आधिपत्य बनाना दूसरे के ऊपर और उसको
पावर शेयरिंग के लिए मना कर दिया जाता है, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, तो वास्तव में इससे जो देश की अखंडता है, देश की एकता है, उसमें कहीं ना कहीं खोखलापन आता है, कमी आती है। भाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, तो जो पावर शेयरिंग है वो इच्छा पर कैसे निर्भर करती है, डिज़ायरेबल कैसे है। यू विल फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन इन द पॉइंट्स बिलो, इस प्रश्न का उत्तर कुछ पॉइंट से मिल सकता है जो नीचे दिए हैं। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग ज़रूरी है, अच्छी है, क्योंकि यह मदद करती है यदि दो सामाजिक ग्रुपों समूहों के बीच में कोई झगड़ा है, कोई विरोध है, तो उसको कम करती है। द सेकेंड रीजन इज़ दैट डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज affected by its exercise and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. तो सेकंड रीजन इसका ये है, या डेमोक्रेटिक रूल जो प्रजातांत्रिक नियम हैं इन्वॉल्व्स कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इस पावर शेयरिंग से विद दोज अफेक्टेड, और वो प्रभावित होते हैं इट्स एक्सरसाइजेस, इसके प्रयोग से, एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफ़ेक्ट, और जो व्यक्ति इन प्रभावों के साथ जीना चाहता है, रहना चाहता है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड, लोगों को यह अधिकार है वे कंसल्ट करें या उनको सलाह दी जाए ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, वो किस तरह से उन पर शासन किया जा रहा है। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मॉरल, जिसको हम फर्स्ट को प्रूडेंशियल बोल सकते हैं, दूसरे को मॉरल बोल सकते हैं। द प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रीस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर outcomes, whereas the moral region emphasizes the act of power sharing as valuable। तो हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। जो फर्स्ट रीजन है उसको प्रूडेंशियल बताया है, इसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता से भरा हुआ, और सेकंड मॉरल, नैतिकता। द प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रीट्स द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। तो जो प्रूडेंशियल रीजन है वो ये दिखाता है कि पावर शेयरिंग जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे आउटकम्स को लेकर आता है, अच्छे माहौल को लेकर आता है। वेयर्स द मॉरल रीजन एम्फेसिस, और जो मॉरल रीजन है वो ये प्रभाव दिखाता है, महत्व बताता है द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, कि जो पावर शेयरिंग का कार्य है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है देखते हैं। मोस्ट ऑफ यू मस्ट थिंक दैट शेयरिंग पावर डिवाइडिंग पावर, हमें से बहुत से लोग ये जानते हैं पावर शेयरिंग का मतलब है डिवाइडिंग पावर। वीकनिंग द कंट्री, और इसका मतलब होता है देश का कमज़ोर हो जाना। अगर पावर शेयरिंग कर दी तो देश कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। द सिमिलर थिंग वाज बिलीव्ड इन द पास्ट, और पहले भी प्राचीन समय में भी यही सोचा जाता था। इट वाज अज्यूम्ड दैट ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। द सिमिलर थिंग वाज बिलीव्ड इन द पास्ट, ऐसा ही प्राचीन समय में भी सोचा जाता था। इट वाज एस्यूम्ड दैट, ये स्वीकारा जाना चाहिए कि ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट की सभी शक्तियाँ मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति में अगर हों, और ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी ग्रुप के पास, लोकेटेड एट वन प्लेस, जो एक स्थान पर रहता है। अदरवाइज अन्यथा इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन हो जाएगा, टू मेक क्विक डिसीजंस एंड टू इन्फोर्स देम, एकदम तुरंत निर्णय लेना और इसको लागू करना। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन ये सब चीज़ें जो है बदल जाती हैं डेमोक्रेसी की वजह से। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी जो लोग हैं वो शासन करते हैं स्वयं का, थ्रू इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक तौर पर, ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, अपना स्वयं का शासन रखते हुए। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, एवरीवन हैज़ अ वॉइस, प्रत्येक के पास एक आवाज़ है, इन द शेपिंग, जिसका एक आकार है, पब्लिक पॉलिसीज़ कह सकते हैं, उसकी जो लोगों की कह सकते हैं नीतियां हैं। देयरफॉर, इसलिए इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक प्रजातांत्रिक देश में, पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग सिटीजन्स, जो कह सकते हैं जो पॉलिटिकल पावर हैं, जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के पास होती हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग कैन टेक मैनी फॉर्म्स एज मेंशन्ड बिलो। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग ने अपने रूप को बदल लिया है, उसको नीचे बताया गया है। पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, इन सभी
ऑर्गन्स में शक्ति को बांट दिया गया है। दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो इसको हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो ये एक परमिशन देता है इन डिफरेंट ऑर्गन्स को जो गवर्नमेंट के हैं, प्लेस्ड एट द सेम लेवल, बिल्कुल एक समान इनमें शक्तियाँ निहित होती हैं, वह इनका प्रयोग कर सकते हैं विभिन्न प्रकार से। सच सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो शक्ति के जो केंद्र बनाए गए हैं, शक्ति के कह सकते हैं जो अंग बनाए गए हैं, वो अत्यधिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, अनलिमिटेड पावर नहीं यूज कर सकते। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, और एक जो समूह है, एक जो भाग है, दूसरे को जांच सकता है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। इसी सिस्टम को हम चेक एंड बैलेंसेस सिस्टम बोलते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। पावर जो है शेयर की जा सकती है गवर्नमेंट्स के बीच में अलग अलग इसके लेवल्स को लेकर के। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल विच इज़ कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो जो जनरल गवर्नमेंट है पूरे देश की, और दूसरी गवर्नमेंट जो एक कह सकते हैं प्रांतीय होती है या क्षेत्रीय होती है, क्षेत्रीय लेवल पर कार्य करती है, उसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। शक्ति का बंटवारा जो है सोशल ग्रुप्स के बीच में भी किया जा सकता है, सच एज द रिलीजियस एंड लैंग्विस्टिक ग्रुप्स। ये भाषावादी और धार्मिक ग्रुप्स हो सकते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो इसी का एक उदाहरण है। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। तो ये जो मेथड है वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक जो समाज है उसको एक स्पष्ट पावर शेयरिंग सौंपता है या पावर शेयरिंग देता है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इन लोगों को भी पावर शेयरिंग की जा सकती है। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। इससे क्या है, शक्ति नियंत्रित होती है, प्रभावित होती है। व्हेन टू और मोर पार्टीज फ्रॉम एन एलियंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड इफ दे गेट इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। तो दो से अधिक पार्टियां अगर आपस में गठबंधन कर लेती हैं, एलियंस बोलते हैं गठबंधन को, और इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराती हैं और उसमें वो जीत जाते हैं, दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो ऐसी सरकार मिलजोल की सरकार या गठबंधित सरकार कहलाती है। 10 शेयर पावर, और इस प्रकार से वो शक्ति को शेयर किया जा सकता है, वहाँ पर वो शक्ति को शेयर कर सकते हैं, साझा शक्ति को साझा कर सकते हैं। तो ये आपका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें जितने टॉपिक आपके चैप्टर के दिए गए हैं उनको ब्रीफली हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, मैंने क्वेश्चन आंसर भी इसके प्रोवाइड करा दिए हैं, सबने लिख लिए होंगे। तो आप इसको अब ठीक से समझेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे। आगे चैप्टर सेकंड चैप्टर का भी मैं जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखें और इस वीडियो को भी बार बार देखें। थैंक्स।